हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर मैक। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको और भी वीडियोस आपको मिल सके। और ये जो आपकी सीरीज़ चल रही है वो ई कॉमर्स के रिगार्डिंग है, यानी जो बच्चे ई कॉमर्स का एग्ज़ाम देने वाले हैं और उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है तो वो अगर ये वीडियोस देख ले और कॉपी में पेन लेके अगर उन्होंने नोट्स बना लिए तो यकीन मानिए उन्हें पास होने से कोई नहीं रोक सकता। बस शर्तें हैं कि उन्हें प्रॉपर एक नोट्स बनाना पड़ेगा, जो कि वो 15-20 मिनट की भी मैं वीडियो नहीं बनाता, इतनी मैं बड़ी वीडियो नहीं बनाई है। बट अगर आपने अच्छे से इसे नोट कर लिया तो ओबियसली आप 101% पास हो जाएंगे। और अगर आप इसे मूवी की तरह देख रहे हैं कि भाई चलिए मूवी की तरह देख लेते हैं कि किस तरीके से, तो फिर गड़बड़ हो सकती है। तो इसीलिए आप थोड़ा सा इस चीज़ को देख लीजिए कि आपको इसे कैसे करना है। तो इससे पहले की वीडियोस में मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि ई पेमेंट के रिगार्डिंग मैंने बताया है कि कौन कौन सी इसमें चीज़ें आती हैं, ठीक है ना। और ये कुछ गेटवेज वगैरह ISO MSP, ठीक है ना। तो ये सारे क्या है, पेमेंट मेथड है जिसके थ्रू आप जो है पेमेंट करते हो। अब जो बात आ रही है वो ये है कि ई पेमेंट में क्या रिस्क होता है। इसमें मैंने पहला पॉइंट बता दिया था कि इंटरनेट बैंकिंग रिस्क हो सकता है, ठीक है ना, जिसमें कहीं ना कहीं ये टाइप के रिस्क थे। पहला था रिस्क आर क्रेडिट एंड इंटरेस्ट रेट। तो वन बाय वन हम इसको एक बार रीड कर लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले इसी इंटरनेट बैंकिंग रिस्क में सबसे पहला आपका आ जाता है क्रेडिट रिस्क, कि आपने किसी को उधार तो दिया लेकिन क्या पता वो पे नहीं कर पा रहा है या वो भागे, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट करते समय हम सामने वाले को थोड़ी देख पाते। सामने वाले ने जो भी डॉक्यूमेंट क्या पता फर्जी सबमिट किया हो, क्या किया हो, हमें नहीं पता, ठीक है ना। लेकिन हाँ, प्रोसीजर तो चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो है दिक्कत सी आ जाती है। तो ये कह रहा है कि क्रेडिट रिस्क, यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देता हूँ, क्रेडिट रिस्क इज़ द रिस्क अर्निंग ऑन कैपिटल राइजिंग। ऑलरेडी मैंने इसकी पहली वीडियोस आपको समझा रखी थी, आप इसमें पहली वाली वीडियोस में देख सकते हैं। इसकी दूसरा जो पॉइंट था वो था इंटरेस्ट रेट रिस्क। यहाँ से मुझे आपको समझाना था कि इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है। तो इंटरेस्ट रेट रिस्क इज़ द रिस्क टू अर्निंग और कैपिटल अराइजिंग फ्रॉम मूवमेंट इन इंटरेस्ट रेट, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि फ्रॉम एन इकोनॉमी perspective, a bank focus on sensitive of the value of its asset, liability and revenue to change the interest rate. And interest rate risk arise from difference between the timing of rate and change in the timing of cash flow and changing rate relation among the different yield the curve affecting the bank activity basis on this। आप इस पूरी कहानी का एक प्रॉपर एक तरीका देख सकते हो कि क्या होता है बैंकिंग को। ऐसा नहीं है कि कोई भी बैंकिंग रेट्स, हर कोई बंदा क्या करता है, आपको अगर उस टाइम पे जैसे कहा कि चलो भाई आप 6% जो है आप मेरे से लोन लीजिए, मैं आपको 6% दूंगा। और जैसे ही 1-2 महीना हो जाता है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास अगर कैपिटल की कमी हो या वो कह लो कि रेवेन्यू कम आ रहा है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे। और इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे तो फिर आपसे ही आप पैसा अर्न करेंगे वो और प्रॉफिट कमाएंगे। तो वो कह रहा है कि इंटरेस्ट रेट एक तरह से स्टेबल नहीं रहता, फिक्स नहीं रहता, ये घटता बढ़ता रहता है। अब वो लोग घटता तो कम है लेकिन बढ़ता ज़्यादा रहता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से रखिए कि इंटरेस्ट रेट बढ़ता ही रहता है, कम नहीं होता। तो उस चीज़ को यहाँ पर कहा गया है कि एक रिस्क का है कि आप लोन तो ले लेते हो, जिस इंटरेस्ट रेट पे लेते हो वो नहीं, उससे ज़्यादा आपको इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है। ये एक दिक्कत आ जाती है। उसके बाद लिक्विडिटी रिस्क हो सकता है, ये भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अभी लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है आप एक बार इनको पढ़िए। ये जो पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं कि लिक्विडिटी रिस्क इज़ द रिस्क टू अर्निंग और कैपिटल राइजिंग फ्रॉम बैंक इन लिक्विडिटी मीट ऑब्लिगेशन व्हेन दे कम ड्यू विदाउट इनकरिंग अनएक्सेप्टेबल लॉसेस, जिसमें आपका मैनेज अनप्लान्ड चेंज इन फंडिंग सोर्स। लिक्विडिटी रिस्क ऑल्सो अराइज फ्रॉम द फेलियर और रिकॉग्नाइज एड्रेस चांसेस इन द मार्केट कंडीशन अफेक्टिंग ऑन द बैंक लिक्विडिटी। जैसे देखिए कोविड के टाइम में
जैसे सपोज करिए कोई भी बैंक है, कोविड के टाइम में इंटरेस्ट रेट अगर 12% रहा, तो जैसे ही कोविड हुआ तो उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, जिससे एक तरह से सडनली मार्केट के अकॉर्डिंग आपको एक तरह से रिस्क झेलना पड़ा। ठीक है ना, किसको? बैंक वालों को। क्यों? क्योंकि मार्केट में मनी फ्लो तो था ही नहीं। अगर हमने नॉर्मल सा पढ़ा हो तो उसमें आप देख सकते हैं कि अगर अब इनको प्रॉफिट कब होगा, जब ये इंटरेस्ट रेट हाई रखेंगे तभी तो इनको प्रॉफिट होगा। और एकदम से कोविड का टाइम आ गया, लोग कम खर्च करने लगे, तो अब इनको दिक्कत सी आ गई, लोग इनके बैंक से पैसे निकालने लगे, ऑनलाइन पेमेंट से ज़्यादा करने लगे। तो दिक्कत ये आ गई कि यार अब कैसे इनको जो है रोके कि भाई हमारे कम से कम अकाउंट में पैसे रखे। तो उन्होंने इंटरेस्ट रेट जो है एक तरीके से धीरे धीरे आपको सेविंग अकाउंट पे ज़्यादा देने लगे और लोन पे कम करने लगे। तो इस तरीके से मनी फ्लो मार्केट में हो वो भी है। तो ये लिक्विडिटी रिस्क आ जाती है सिचुएशन अकॉर्डिंग टू, किस सिचुएशन से आ जाती है? मार्केट कंडीशन। ये आप देख लो अफेक्टिंग एंड एबिलिटी ऑफ द बैंक लिक्विडिटी एसेट क्विक। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसी तरीके से इस पर डिपेंड करती हैं। उसके बाद प्राइस रिस्क भी हो सकता है कि प्राइस रिस्क इज द रिस्क अर्निंग और कैपिटल राइजिंग। देखो सेम लाइन इसमें ही वही कह रहा है कि अर्निंग या कैपिटल राइजिंग फ्रॉम द चेंज इन द वैल्यू ऑफ ट्रेडेड या पोर्टफोलियो ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। दिस रिस्क अराइज फ्रॉम मार्केट मेकिंग, डीलिंग, पोजीशन, टेकिंग द इंटरेस्ट रेट एंड फॉरेन एक्सचेंज, इक्विटी एंड कमोडिटी मार्केट। ठीक है ना, अब कहानी यहाँ से शुरू होती है। बैंक में एक्सपोज टू प्राइस रिस्क इफ दे क्रिएट एक्सपेंड डिपॉजिट ब्रोकिंग, लोन सेल एंड सिक्योरिटाइजेशन प्रोग्राम एज अ रिजल्ट इंटरनेट बैंकिंग एक्टिविटी। तो मैनेजमेंट सिस्टम शुड बी मेंटेन द मॉनिटर, मेजर एंड मैनेज प्राइस रिस्क इफ द एसेट एक्टिवली ट्रेडेड। तो ये कहानी इसमें सिंपल सा ये है कि देखो इसका जो प्राइस रिस्क का जो रिलेशन है वो है फाइनेंशियल पोर्टफोलियो इंस्ट्रूमेंट से, जैसे शेयर वगैरह के, शेयर डिवेंचर्स वगैरह के सेल परचेज से रिलेटेड है। तो सेल परचेज में आपने देखो प्राइस हाई और लो होता रहता है, तो इसमें भी इनको रिस्क का जो सामना है वो करना पड़ता है ई पेमेंट के रिगार्डिंग। फॉरेन एक्सचेंज रेट आप समझते ही हो कि डॉलर में कन्वर्ट कराना या किसी है ना यूएस डॉलर वगैरह देख रहे हो, ये रहा। तो एक्सचेंज का मतलब यही होता है कि एक डॉलर के बदले आप सामने वाले को कितने रुपए दे रहे हो। तो ये भी क्या होता है, एक्सचेंज रेट हाई भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो ये इस पॉइंट्स में था। ट्रांजैक्शन रिस्क भी होता है। अब ट्रांजैक्शन रिस्क पता है ना, बीच में ट्रांजैक्शन जो है रुक जाए या हम किसी ऐसे पर्सन को पे कर दिए जो कि इसे पे नहीं करना था, वो भी ट्रांजैक्शन रिस्क के अंदर ही आ जाता है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती है। अब तो ओटीपी कैसे कैसे लोग निकाल लेते हैं, किस तरीके से फ्रॉडली, वो भी आपको पता ही है। तो ये सारी चीज़ें रिस्क पे ही है और ये ऑनलाइन ही पॉसिबल है। ठीक है ना, तो ये कुछ रिस्क थे जिनके बारे में मैंने, और भी रिस्क हैं, स्ट्रैटेजिक रिस्क है। अगर आपको ये याद हो जाए तो बढ़िया है। ठीक है ना, आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट, और इस चीज़ का भी जो है कुछ तो आपको होमवर्क दें कि आप इसको एक बार ढंग से कॉम्प्लेक्स रिस्क के बारे में ये भी आप पढ़ सकते हो। उसके बाद रेप्यूटेशन रिस्क, ये भी आप एक बार पढ़ सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा आप इसके बारे में पढ़ के थोड़ा सा नोट्स आप बना लेना। ठीक है ना, और रिस्क मैनेजमेंट, ये भी आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शुड बी टेक्नोलॉजी रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस अनेबल टू आइडेंटिफाई, मेजरिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग देयर टेक्नोलॉजी रिस्क एक्सपोजर। ठीक है ना, तो ये न्यू टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के रिगार्डिंग हम जो भी टेक्नोलॉजी वगैरह यूज़ कर रहे हैं शेयर बेचने खरीदने, आपको पता है पहले अभी आपने हर्षद मेहता वाला मूवी देखा होगा, उसमें ट्रेड वगैरह कैसे होता था, ऑनलाइन नहीं होता था। लेकिन अब देखो पूरा प्रोसीजर ऑनलाइन हो चुका है। तो अगर ऑनलाइन कहीं ट्रेड वगैरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का होगा तो दिक्कत ये भी आएगी टेक्नोलॉजी आप कैसे कैसे यूज़ कर रहे हो, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी के आने की वजह से कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की रिस्क जो है वो हाई हो जाती है। क्योंकि मैनेजमेंट जो है पुराने टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा था, अब नई टेक्नोलॉजी आ गई तो अब उस पर काम कैसे कर पाएगा, तो ये दिक्कत सी आ जाती है। तो आप ये भी जो है इसे नोट कर सकते हैं। और क्या इसमें पॉइंट्स थे जो इम्पोर्टेंट जो आपको बताने थे? हाँ, अभी आ जाता है एक और सबसे इम्पोर्टेंट, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, कि कौन कौन सी
ये पॉइंट है सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, या आप कह दो ई पेमेंट के लिए हमें क्या क्या सिक्योरिटी का होना ज़रूरी है, जो हम प्रॉपर एक ईजिली पेमेंट कर सकते हैं बिना किसी चोरी के। तो अब इसमें क्या है, सबसे पहले ऑथेंटिकेशन होना ज़रूरी है जब भी आप ऑनलाइन पेमेंट करें, मतलब वे टू वेरीफाई बायर, यानी आप जिसे पे कर रहे हो उसे आप पहले वेरीफाई कर लो कि वही बंदा है ना जिसे आपको पेमेंट करना है, ठीक है ना। तो ये कैसे किया जाएगा, इसमें ऑथेंटिकेशन IS अनदर इशू इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम ट्रांजैक्शन ऑन द इंटरनेट एनी टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क टू बी सिक्योर टू अचीव हाई लेवल ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस साइबर स्पेस एंड फिजिकली वर्ल्ड कस्टमर बैंक एंड मर्चेंट एंड नियर बाय एस। तो ये मतलब सिंपल सी बात, ये पूरी कहानी रामायण कथा का यही कह रहा है कि आप जिसको जिस वे में आप पे कर रहे हो जिसको, वो पहले वेरीफाई कर लो उसको कि वो बायर जिससे आप पेमेंट करना है या आप लेना है, लेने देने वाले जो भी लोग हैं वो वेरीफाई कर ले कि हम जिसे दे रहे हैं या जिससे ले रहे हैं वो बंदा वही है कि नहीं है, वरना OTP किसी और पर्सन पे शेयर हो गया और तो पेमेंट उसे हो जाएगी, ये थोड़ा सा। तो आप सबसे पहले ऑथेंटिकेशन यानी पहचान जरूरी है, ठीक है ना, जिसके रिगार्डिंग हमें काम करना। तो एक आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इम्पॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट कह रहा है ट्रस्ट। ट्रस्ट इज़ अनदर इशू इन इंटरनेट बैंकिंग। कहीं ना कहीं आपको पता है ना कि ऑनलाइन आप कोई भी फ़ोन आ जाए और कह दे कि हाँ भाई आपकी पेमेंट इतनी रह गई है आप पेमेंट कर दो, सामने वाला ट्रस्ट नहीं कर पाता, कहता है कैसे मान ले कि भाई तू ही है वो इंसान है। तो कहीं ना कहीं दिक्कत सी आ जाती है। वो कहता है फ़ोटो भी आप फ़ोटो दिखा दो, और फ़ोटो भी अगर वो किसी और पर्सन की फेसबुक या कहीं और से उठा ले और लगा दे और कह दे। अभी मैं कुछ टाइम देख रहा था फेसबुक पे, एक तरीके का आ रहा था कि वो एक प्रोफाइल बनाते थे और फ़ोटो किसी दूसरे की लगा के और उसी के दोस्त से पैसे ऐंठते कहते थे भाई मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे पैसे जो है पेटीएम वगैरह UPI कर दे। तो वो दोस्त कहता था यार ये फ़ोटो तो इसी की लगी, इसका मतलब इसी का ID है तो इसे पैसों की ज़रूरत है, और वो कर देता था। और बाद में पता चलता था कि वो एक फ़र्जी ID थी। तो आप देखो कि ट्रस्ट कितना ज़्यादा, अब एक दो तीन कहानी सुनने के बाद बंदा कहाँ से ट्रस्ट होगा ऑनलाइन पेमेंट का। तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट भी होना ज़रूरी है इस चीज़ के रिगार्डिंग। प्राइवेसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्राइवेसी तो होना ही चाहिए यार, लेयर वगैरह 3 लेयर जो होते हैं। नॉन रिपुटेशन मतलब इज़ द अनडेनिबल प्रूफ ऑफ पार्टिसिपेशन बाय बोथ द सेंडर एंड रिसीवर इन द ट्रांजेक्शन। इट इज़ द रीजन ऑफ पब्लिक की इनक्रिप्शन वाज डेवलप्ड टू ऑथेंटिकेट इलेक्ट्रिक मैसेज एंड प्रिवेंट डिले। अभी आप देखते होंगे जो भी पेमेंट वगैरह होता है आपको मैसेज वगैरह पहुंच जाता है, वो किसके थ्रू है, रिपुटेशन के। लेकिन अगर कहीं भी नॉन रिपुटेशन है तो कहीं ना कहीं दिक्कत सी आ जाती है। तो अनआइडेंटिफाई प्रूफ, या सामने वाले को ये प्रूफ करना कि वो बंदा वही है जिसे हम पेमेंट कर रहे हैं या पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, तो ये एक दिक्कत सी आ जाती है। अवेलेबिलिटी जो है कहीं ना कहीं ये भी एक नुकसान वाला पॉइंट है कि अवेलेबिलिटी इज़ अनदर कंपोनेंट इज़ मेंटेनिंग द हाई लेवल ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस इन अ नेटवर्क इन्वायरमेंट। ऑल or the previous component are little value if the network is not available and convenient to the customer. User of network expect access the system 24 hour per day 7 day a week among the consideration associated with the system ability and cap। यानी availability क्या है, कहीं ना कहीं देखो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पब्लिक कॉन्फिडेंस तो रखना। आप देखते हो ना UPI से पेमेंट आप 24 घंटे 7 दिन कर सकते हो, आपको कोई रोक टोक नहीं करेगा, आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। कि ये नहीं है कि भाई 24 घंटे बाद या 12 घंटे बाद आप पेमेंट नहीं करोगे, फिर तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत सी पैदा हो सकती है कि भाई 12 घंटे बाद हम पेमेंट नहीं करेंगे, यानी हमें 12 से 12 आप कह दें कि रात 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक आप पेमेंट नहीं कर सकते, तो फिर ये दिक्कत सी हो जाएगी कि भाई ऐसा क्यों नहीं कर सकते, भाई बंदे जो ट्रैवल करेंगे वो पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत सी यानी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है ना, कि ये 24 आवर 7 डेज अवेलेबल होना चाहिए ताकि जो है प्रॉपरली हम इसका इस्तेमाल अच्छे से कर सकें, ठीक है ना। और ये होता ही है, आपने देखा होगा ऑनलाइन पेमेंट आप जब भी जिस टाइम भी जाओ, संडे मंडे ट्यूजडे किसी भी टाइम आप आराम से इस चीज़ को ले। तो ये कुछ पॉइंट्स थे और ये मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर से बताया दोस्त, अगर इसे मैं डीपली अंदर पढ़ने लगूँ तो कहीं ना कहीं दिक्कत सी हो जाएगी। बट आपको एक होमवर्क तो ज़रूर मिलना चाहिए कि आप ये देखो कि इसके अंदर से आप 4 से 5 लाइन कैसे निकाल सकते हो, और अगर आपने 6-7 निकाल लिए तो भाई मैं कह रहा हूँ कि आपने अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हो, अच्छे नोट्स बना रहे हो, ताकि आप इसके कॉपी में लिख रहे हो और प्रॉपरली आप एग्ज़ाम में भी लिख सकोगे।
वरना आप ओपन बुक के चक्कर में अगर आप हो चुके हो पूरा का पूरा खोखले, तो भाई मैं कह रहा हूँ कि बेटा अब ओपन बुक नहीं है, अब आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा और आप एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है ना। ये जो आदत लगी है ये एक टाइम तक ठीक लगती है, लेकिन उसके बाद आपको खुद संभलना पड़ेगा, अब आप बड़े हो चुके हो, ठीक है ना। तो इसीलिए आप अपने उसी काम में आ जाइए। ग्रेजुएशन करना इतना हलवा नहीं है जो आप समझ रहे थे, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, तो करिए। बाकी देखते हैं अगली वीडियो में आपके लिए और कुछ इससे आगे की चीज़ें बताएंगे। सिक्योर सॉकेट लेयर, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में SSL कहते हैं, तो इसके बारे में भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।